हेलो फ्रेंड्स। सो लॉ के आंसर की हमने देख ली, अभी इकोनॉमिक्स की देखते हैं। इकोनॉमिक्स में ना मतलब पेपर इजी तो था नहीं, थोड़ा सा लॉ से आप बोल सकते हैं डिफिकल्ट था। बट जिसने पढ़ाई की है उसको आसान क्वेश्चंस भी थे। तो हमने कैटेगराइजेशन निकाला। हमको लगता है कि 15-16 क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट थे। ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आपके 9-10 थे। तो हम मान के चले कि इजी वाले कितने हैं फिर। इजी वाले जो थे वो लगभग 25 थे। मॉडरेट जो थे वो लगभग 15 थे। और आपके डिफिकल्ट वाले जो है वो 10 थे। तो जैसे हमने लॉ में भी किया था कि इजी में आपको 80% अगर आ जाएंगे तो 20 क्वेश्चंस आपके बराबर हो जाएंगे। 15 में से 7 क्वेश्चंस तो आपके जो मीडियम है 7 आ जाएंगे आपको। और डिफिकल्ट में से 20% दिया है। वैसे तो 4 MCQ है तो एक MCQ आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी तुक्का 25% आती है, फिर भी हमने दो ही लिए यहाँ पे। तो ऑन एन एवरेज इसको भी ना 29 या फिर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट गया इकोनॉमिक्स तो 25 मिलने में इसमें इसमें भी परेशानी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि काफी सारे मुझे डिफिकल्ट गए तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि मैंने जेन्यूनली देखा, जेन्यूनली उतना डिफिकल्ट नहीं था, एप्लीकेशन बेस्ड था ये भी। कि जिसको जो सोच सकता है, कॉमन सेंस है जिसमें, कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर सकता है, उसके लिए ये इजी ही था। तो स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सो सेंट्रल प्रॉब्लम कौन से हैं? हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो इसमें कौन सा है? व्हेन टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो ये नन ऑफ द अबव है। तो ये मॉडरेट ही क्वेश्चन था, इजी नहीं था। ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या रहता है आपका? ऐसे रहता है। ठीक है। और ये ऐसे रहता है। तो कॉन्वेक्स है टू द ओरिजिन और डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्केव कॉन्केव टू द ओरिजिन। ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इजी है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो डिमांड शेड्यूल शोज द लिस्ट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ डिफरेंट गुड्स एट द सेम प्राइस। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ डिफरेंट गुड्स एट द सेम प्राइस। सेम प्राइस के लिए नहीं, डिफरेंट प्राइस होना चाहिए। डिमांड शेड्यूल मतलब डिफरेंट प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड करते हैं। उसके बाद मार्केट डिमांड शेड्यूल इज द वर्टिकल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स। तो बुक में दिया है वर्टिकल नहीं है ये। ठीक है, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल समेशन हो जाएगा। क्योंकि क्या है, वाई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल? क्योंकि ये डिमांड इंडिविजुअल रहता है, ऐसे ऐसे रहेगा। तो एक्स एक्सिस पे आपका क्या आता है? क्वांटिटी आता है ना। तो इंडिविजुअल आप तीनों मिलाओगे तो क्वांटिटी आपका यहाँ ये प्लस ये, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा। इसलिए उसको हॉरिजॉन्टल बोलना सही रहेगा, वर्टिकल नहीं है। तो बी भी सही नहीं है। डिमांड शेड्यूल शोज द लिस्ट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ डिफरेंट गुड्स एट डिफरेंट प्राइसेस। तो ये ठीक से पढ़ना पड़ेगा आपको, जल्दबाजी में नहीं पढ़ सकते आप। ऑफ डिफरेंट गुड्स एट डिफरेंट प्राइसेस मतलब ये बेसिकली गलत है। तो बचता क्या है? डी, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। एट विच पॉइंट ऑफ लिनियर डिमांड कर्व पॉइंट इलास्टिसिटी इज मिनिमम। तो भाई ये भी थोड़ा ट्रिकी ही है, डिफिकल्ट है एक्चुअली ये आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इन्होंने इस बार ये किया कि क्वांटिटी परसेंटेज मेथड से एक भी नहीं पूछा, और जो ये वाला मेथड है इस पे पूछ लिया। तो यहाँ पे पॉइंट इलास्टिसिटी में क्या फॉर्मूला आपका? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, जैसे लोअर सेगमेंट जो है डिवाइडेड बाय ये वाला सेगमेंट डिवाइड बाय ये वाला सेगमेंट, लेंथ उसका। तो लोवेस्ट कहाँ पे रहेगा? बीच में तो जीरो रहेगा, लोवेस्ट रहेगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आपका लोअर सेगमेंट हो जाता है जीरो डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ठीक है। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय जीरो अपर सेगमेंट मतलब सबसे, मतलब बोल सकते हैं आपकी कम यहाँ पे रहेगा, लोअर मोस्ट एट बॉटम पॉइंट रहेगा। तो ये बी है। ये डिफिकल्ट है क्योंकि काफी लोग को कंफ्यूजन हुआ, उन्होंने ए लिख दिया। 55 का आंसर अगर देखें आप, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट विल टेक प्लेस। तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई मतलब क्या कि एक तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, दूसरा होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई और डिमांड मीन्स क्या? प्राइस चेंज होने से जो चेंज आता है, बढ़ता है डिमांड, डिमांड या सप्लाई, या फिर घटता है, उसको एक्सटेंशन बोलेंगे। अगर बढ़ता है तो एक्सटेंशन बोलेंगे, प्राइस चेंज होने की वजह से। तो इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ द कंसर्न प्रोडक्ट इज द राइट ऑप्शन। इजी है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज कंटिन्यूसली फॉलोइंग एज द आउटपुट इंक्रीजेस। तो कंटिन्यूसली फॉल करने वाला कॉस्ट कौन सा है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो अपना
टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट आपका गिरता जाएगा, फॉलिंग होता जाएगा। तो ए ऑप्शन है, इजी है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज द मार्जिनल प्रोडक्ट डज नॉट टेक। तो ये डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे दिमाग में आता है यूटिलिटी, जो कि निगेटिव भी हो जाता है, बट मार्जिनल प्रोडक्ट विल नॉट बिकम निगेटिव। ठीक है, तो इट विल नॉट बिकम निगेटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, but it will not become negative, right? So if in an economy demand increases while supply remains constant, then there will be increase in both equilibrium price and equilibrium quantity. तो देखो, इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि डायग्राम निकाल दो। अब जैसे कि यहाँ पे निकाली है मैंने, तो डिमांड करो आपका ये ओरिजिनल है, ठीक है, और ये सप्लाई करो ओरिजिनल है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम ये था, क्वांटिटी ये थी, प्राइस ये थी, राइट, P1 Q1। और अभी क्या हुआ कि डिमांड इंक्रीज हो गया, सप्लाई सेम है, तो क्या हुआ, डिमांड आपका कर शिफ्ट होके यहाँ पे हो गया, क्योंकि इंक्रीज हुआ मतलब शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स द राइट। और तो क्या हुआ, प्राइस भी इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गया। तो इसलिए इंक्रीजिंग बोथ द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज द राइट ऑप्शन। सेलिंग कॉस्ट इज अ फीचर ऑफ सेलिंग कॉस्ट इज अ फीचर ऑफ बोथ बी एंड सी। ओलिगोपोली में भी सेलिंग कॉस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि टूथपेस्ट का मार्केट है, कोलगेट, डाबर, सब तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, सेलिंग कॉस्ट करते हैं ना। मोनोपोलिस्टिक में, मोबाइल फोन में तो चलता ही है सेलिंग कॉस्ट। तो इसलिए ये बोथ बी एंड सी है, दोनों ये 58 59 मीडियम थे। डी इज द राइट ऑप्शन इन 59। 60, रिफ्लेक्ट डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो अलग अलग कंज्यूमर के लिए अलग अलग प्राइस अगर कोई चार्ज करता है मोनोपोली में, तो वो कौन सा वाला ये आपका डिस्क्रिमिनेशन है? तो ये फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ पे एज पर पेइंग कैपेसिटी आप देते हैं, लेकिन फिर भी ये मॉडरेट ही बोल सकते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई जो थर्ड डिग्री है क्या वो सेम है। फर्स्ट डिग्री इज द राइट आंसर, ए। इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ए आर इज इक्वल टू एम आर, इसमें कोई मतलब इजी है काफी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट देयर इज नो एंट्री एंड नो एग्जिट ऑफ द फर्म। तो अगर कोई मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो एंट्री भी नहीं हो सकता, एग्जिट भी नहीं हो सकता, ऐसा कौन सा है? तो नो एंट्री वाला तो मोनोपोली ही है, ठीक है, नो एंट्री वाला मोनोपोली है, मोनोपोली इज द राइट ऑप्शन। इन इकोनॉमिक्स, डैश डैश इज अ फॉर्मल एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म्स और इंडिविजुअल्स विच और who decide to restrict the market supply and or fix prices aiming to increase profits and market dominance। तो ये कार्टेल में होता है। ओपीईसी का एग्जांपल दिया है बुक में, ये इजी है। बी 64 ए मोनोपोलिस्ट फर्म इन शॉर्ट रन कैन अर्न। तो इस पे काफी डिस्कशन हुआ, ये देखा भी बहुत जगह पे। तो देखिए, शॉर्ट रन में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट रन में इवन परफेक्ट कंपटीशन में कोई सुपर नॉर्मल ले जाए और प्रॉफिट ले जाए। शॉर्ट रन में क्या होता है, आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर इतना ठीक नहीं होता, इंप्रूव नहीं होता, इसलिए शॉर्ट रन में मोनोपोलिस भी, इवन दो इट इज अ मोनोपोली, ही कैन मेक लॉसेस एज वेल। तो इसलिए एनी ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 64 डी, ये डिफिकल्ट था। 65, क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ अ प्रोडक्ट इज अ फीचर ऑफ विच मार्केट। तो क्लोज सब्सटीट्यूट जो है वो कौन से मार्केट का फीचर है? देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में आइडेंटिकल ही प्रोडक्ट्स रहेंगे, होमोजीनियस ही रहेंगे, ठीक है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट है वो। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में क्लोज सब्सटीट्यूट रहेगा, जैसे कि सोप का मार्केट है, स्मार्टफोन का मार्केट है, ठीक है। तो इसलिए ये मॉडरेट था, या फिर मॉडरेट ही बोल सकते हैं इसको। एज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्राइस लीडरशिप कैन बी सीन इन। तो प्राइस लीडरशिप कहाँ पे देख सकते हैं हम लोग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में? तो ये ओलिगोपोली में देख सकते हैं। कोई कंफ्यूज हो सकता है यहाँ पे कि डिओपोली है कि ओलिगोपोली है, बट ओलिगोपोली के मॉडल्स दिए हुए, कोर्ट नॉट मॉडल याद है आपको तो बुक में, तो वो ओलिगोपोली है। 66C। तो मतलब थोड़ा सा ना, इसीलिए इवन दो क्वेश्चन मॉडरेट और डिफिकल्ट का काउंट सेम आया होगा लॉ से, लेकिन इसका थोड़ा सा टेस्ट ऑल टुगेदर डिफिकल्ट है कंपेयर टू लॉ, ठीक है। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई 15 मॉडरेट नहीं है, मॉडरेट 18 है, ऐसा भी बोल सकते हैं। थोड़े से आपके कम हो जाएंगे, 29 की जगह 25 आ जाएंगे ऑन एन एवरेज मार्क्स। इन perfect competition, advertisement cost is taken into account. A firm can take decision on the amount of quantity to be produced। advertisement cost कोई करने की जरूरत नहीं, परफेक्ट में सेम ही तो प्रोडक्ट है। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इमोबाइल, इमोबाइल नहीं मोबाइल होते हैं फैक्टर परफेक्ट कंपटीशन में। नंबर ऑफ बायर्स आर स्मॉल, लार्ज होते हैं नंबर ऑफ बायर्स। तो ये बी बचता है, जो है कि सही है कि फर्म क्वांटिटी के बारे में डिसीजन ले सकती है। अगर ऐसे सवाल आपको आए नहीं है दोस्तों, तो आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए।
ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेलर्स विच मार्केट हैज लिस्ट सेलर्स। तो लिस्ट सेलर्स तो मोनोपोली काफी इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नैरो मनी इन इंडिया, तो M1 इज नैरो मनी, M0 ऐसा कुछ होता नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन किन किन चीजों से होता है, तो इंक्रीजिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से इन्फ्लेशन होता है, तो ये तो आंसर नहीं है बराबर, क्योंकि कौन सी चीज से इन्फ्लेशन नहीं होता ये पूछा है। इंक्रीजिंग इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गोल्ड, अभी रिसेंटली इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गोल्ड बढ़ा, क्या हमारा इन्फ्लेशन बढ़ा? नहीं, क्योंकि किस चीज की वजह से इन्फ्लेशन होगा, जो चीज आप रॉ मटेरियल बोल के यूज करते हैं काफी जगह पे, ठीक है, खाने में यूज करते हैं या फिर डेली लाइफ में वर्किंग में यूज करते हैं, गोल्ड ऐसे यूज नहीं होता ना, गोल्ड इज वी ट्रीट एज इट इज एन इन्वेस्टमेंट, मोस्टली पीपल ट्रीट इट एज एन इन्वेस्टमेंट, इसकी वजह से गोल्ड से इन्फ्लेशन नहीं आता, अभी भी नहीं आया इतना गोल्ड बढ़ा था तो, ठीक है, इसलिए गोल्ड आपका इन्फ्लेशन नहीं कॉज करता। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट डेफिनेटली इन्फ्लेशन कॉज कर सकता है। इंक्रीजिंग मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन कॉज कर सकता है, तो ये मॉडरेट था। टेम्पररी लोन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय RBI टू स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज वेज एंड मीन्स एडवांसेस। दोस्तों ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था और मनी मार्केट में था, मनी एंड बैंकिंग में था, मॉडरेट था। Which one of the following organization does not provide industrial credit? NABARD does not provide industrial credit क्योंकि ये एग्रीकल्चरल बैंक है। Which one of the following is not मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट, सारे मनी मार्केट है। डिबेंचर इज नॉट मनी मार्केट, इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। स्पेशल ड्रॉइंग राइट ऑफ IMF, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नाउ कंप्राइजेस ऑफ बास्केट ऑफ हाउ मनी 5 करेंसीज। इसका आंसर 5 है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बुक में दिया नहीं है। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन द RBI माइट रिजॉर्ट टू, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मतलब कम करना, बढ़ रहा है, क्या कर सकती है RBI? तो रिड्यूसिंग CRR या इंक्रीजिंग रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। CRR रिड्यूस करने से क्या होगा? मनी फ्लो बढ़ेगा मार्केट में, है ना, तो इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अभी CRR कट किया है बैंक ने, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। इंक्रीजिंग रेपो रेट से, हाँ, इंक्रीजिंग रेपो रेट इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज इंक्रीजिंग रेपो रेट करने से क्या होगा? मनी फ्लो कंट्रोल में आएगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, इसलिए बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी हो सकता है, बट वो दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, कंट्रोल करने के लिए या बढ़ाने के लिए, इसलिए इंक्रीजिंग रेपो रेट इज द राइट ऑप्शन। और डिफिकल्ट था ये 75B। डैश डैश इन पब्लिक सेक्टर कंपनी mandated टू एक्वायर एग्रीगेट एंड नॉन परफॉर्मिंग असेट, तो NARCL करके है, ठीक है, क्योंकि SBI तो नहीं है, ये भी नहीं है, सिडबी भी नहीं है, इंडस्ट्रियल है या फिर ये नॉर्मल बैंक है। NARCL इज द राइट ऑप्शन, 76C। SEBI is primary regulatory body for overseeing and regulating the functioning of stock exchanges, काफी इजी है। 78 द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फ्रेम बाय RBI, मॉनेटरी पॉलिसी RBI के इसमें। तो ये कितने इजी क्वेश्चन से देखिए ना, अगर ये आपके नहीं हुए ना, आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, ठीक है। अंडर द पेस्टल फ्रेमवर्क, A स्टैंड फॉर सोशल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द मैक्रो एनवायरमेंट, तो आपको पता है कि दो तरीके के एनवायरमेंट होते हैं, तो इंटरनल, एक तो एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल में दो टाइप्स है, एक तो है माइक्रो, दूसरा है मैक्रो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट में ये। इंटरनल में क्या आता है? एम्प्लॉय है, मैनेजमेंट है, पॉलिसी है, मनी है। एक्सटर्नल में क्या आता है? माइक्रो में आता है आपका थोड़ा सा जिस पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे पोर्टर 5 प्रोसेस मॉडल जो है ना, उसमें जैसे वेंडर है, सप्लायर है, कस्टमर में है, ठीक है। मैक्रो एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल में ऐसी चीजें आती है जो बिल्कुल आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, जैसे कि पेस्टल फ्रेमवर्क। तो इसलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द माइक्रो एनवायरनमेंट? एक्सटर्नल माइक्रो का कौन सा पार्ट नहीं है? सप्लायर पार्ट है, कॉम्पिटिटर पार्ट है, कस्टमर पार्ट है, क्योंकि पोर्टर 5 फोर्सेस में तीनों आते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पार्ट पार्ट नहीं है, ये मीडियम था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी? ये डिसीजन मेकिंग जो लास्ट टॉपिक है मैनेजमेंट में, उसका क्वेश्चन है, हमेशा छूट जाता है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करना चाहिए। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरियन इज द राइट ऑप्शन। 81 ये डिफिकल्ट था, B 81B। विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द इंटरनल बिजनेस एनवायरमेंट? तो वेंडर इज नॉट पार्ट ऑफ द इंटरनल बिजनेस एनवायरमेंट, क्योंकि ऊपर जहां दिया है मैंने, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल में क्या क्या आता है? एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, ठीक है, जो आप डायरेक्टली इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल कर सकते हैं, आपका फुल कंट्रोल है उसके ऊपर। तो एम्प्लॉय है, रॉ मटेरियल है, मनी है, वेंडर नहीं है। वेंडर क्या पार्ट है? एक्सटर्नल में, माइक्रो में आता है वो, जैसे कि पोर्टर 5 फोर्सेस में।
मीडियम था ये। ग्लोबलाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ इंडियन मैक्रो एनवायरनमेंट डज नॉट इंक्लूड, ये डिफिकल्ट था। देखिए ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि ओपन अप होती है ना इकोनॉमी, कंट्रोल कम हो जाते हैं। तो डिवेल्युएशन से रुपी का डिवेल्युएशन हुआ था मनमोहन सिंह जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनके पीरियड में 1990 में। तो ये कंट्रोल कम करने के लिए ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है। मेंबरशिप ऑफ डिफरेंट ट्रेड ब्लॉक्स पार्ट है। इनकरेजिंग एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना पार्ट है। फेमा एक्चुअली कंट्रोल करता है, इसलिए फेमा इज द राइट ऑप्शन 83A। उसके बाद द ऑथोराइज एजेंसी ऑफ मैनेजिंग रूपी इन इंडिया इज, ये मीडियम या डिफिकल्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। काफी सारे ऐसे मॉडरेट क्वेश्चन है जिनको डिफिकल्ट बोला जा सकता है। इसलिए इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ लगता है। द ऑथोराइज एजेंसी ऑफ मैनेजिंग यूरोपियन इंडिया इज आरबीआई, ठीक है। आपको पता भी नहीं होता तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, आरबीआई ही सारी पैसों को मॉनिटर करता है, इसलिए आरबीआई लिखना चाहिए। माइक्रो एनवायरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अभी कुछ कुछ सिलेबस के बाहर के भी है, ये सारे सिलेबस के एक दो बाहर के दो तीन चार क्वेश्चन पूछे हैं। माइक्रो एनवायरमेंट जो जनरल नॉलेज है बेसिकली, माइक्रो एनवायरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एनवायरमेंट, क्योंकि माइक्रो इंटरनल एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में माइक्रो एंड मैक्रो, मैक्रो तो ऑपरेटिंग वाला नहीं है, पॉलिटिकल मैक्रो में आता, मैक्रो में आएगा, इकोनॉमिक मैक्रो में आएगा, जनरल मैक्रो में आएगा। ऑपरेटिंग में डे टू डे लाइफ में जो भी चलता है सप्लायर कस्टमर, वो ऑपरेटिंग एनवायरमेंट, इसलिए माइक्रो एनवायरमेंट में आएगा 85B। मॉडरेट था ये। मैनेजमेंट स्टार्ट होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस, डायनामिक, ऑल ऑफ द अबव, काफी इजी है। नेम ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच ब्रिजेस द गैप, विच ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी गो, प्लानिंग, कितना इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेंट थ्योरी, ये डिफिकल्ट है। देखिए जो भी आपके मोटिवेशन थ्योरीज है ना, मॉस्लो, हसबर्ग, मैक्लेलैंड, इसमें किस चीज से मोटिवेशन आता है इसके बारे में डिस्कस किया है, कंटेंट क्या है, कौन सी चीज से मोटिवेशन आता है। लेकिन विक्टर ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, वो फोकस करती है कि मोटिवेशन कैसे आता है, हाउ डज इट कम, ठीक है। तो इसलिए ये अलग है, ये ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थियरी इज द राइट आंसर इन दिस 88 क्वेश्चन, 88B। ये डिफिकल्ट था। 89, data suggests that individual compare their own output in input output in ratio, e.g. efforts put in versus compensation received with that of others। तो ये इक्विटी थ्योरी है मोटिवेशन में, तो हमेशा ये, अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया ये वाला, ये इजी क्वेश्चन है, तो आपने मैनेजमेंट का पढ़ाई ठीक से नहीं किया है, ठीक है। 89B इक्विटी। 90, द डिसीजन विच आर फ्रिक्वेंट एंड रिपीटेटिव इन नेचर आर कॉल्ड ऑपरेटिंग डिसीजंस। तो फ्रिक्वेंट है, रिपीटेटिव है, ऑपरेटिंग है, इसका भी डेफिनेशन दिया था मैनेजमेंट में, इजी क्वेश्चन है। 91, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ 5 फंक्शंस, ये थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि ये डिफिकल्ट है, तो ये डिफिकल्ट में थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। नहीं, तो वो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो हेनरी फेयोल इज द राइट आंसर। 5 functions of management. The management function that involves evaluating employee performance and providing feedback is known as, एम्प्लॉय को इवेल्युएट करना, फीडबैक देना, ये कंट्रोलिंग का पार्ट है, तो 92D। तो ये डिफिकल्टी था, कुछ लोग सोचे लीडिंग का पार्ट है, कुछ लोग सोचे ऑर्गेनाइजिंग का है, डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग, identifying alternatives, implementing the best alternative, evaluating the alternative, recognizing the need for decision, तो definitely भी easy है, implementing best alternative। 94, dash dash is a mental shortcut or rule of thumb that helps make quick decisions and judgment without having to think through every detail। decision making पे, decision जो आपका है टॉपिक decision making, उसका क्वेश्चन है, heuristic is the right answer 94D। थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू हसबर्ग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंटेनेंस फैक्टर, तो हसबर्ग के हिसाब से कुछ फैक्टर मेंटेनेंस है, कुछ फैक्टर्स मोटिवेशन फैक्टर्स है। मोटिवेशन किन चीजों से आता है, जॉब एनरिचमेंट, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट। सैलरी से मोटिवेशन नहीं आता, लेकिन सैलरी नहीं मिले तो डीमोटिवेट जरूर होंगे आप। 96 है, कम्युनिकेशन बिगिंस विद आइडिया जनरेशन। 97 भी इजी है। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर गिविंग राइज टू रूमर्स इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड, फॉर्मल, डिसेंट्रलाइज्ड, इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल इजी है। वो अमंग द फॉलोइंग इज एन एजेंट, तो कौन एजेंट है, एजेंसी थियरी था, इतना अच्छे से दिया था, स्टीवर्डशिप थियरी था, एजेंसी थियरी, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, क्या क्या एजेंसी कॉस्ट है, ये भी, ये सारा पढ़ना चाहिए आपको। ये नहीं आया तो अगेन पढ़ाई आपकी ठीक नहीं हुई है, आपको पढ़ाई ज्यादा करनी चाहिए।
वो अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एजेंट, तो मैनेजर इज एन एजेंट, शेयर होल्डर तो एजेंट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, पब्लिसिटी स्टाफिंग में नहीं आता, तो ये इजी था। तो इस तरीके से खत्म हो जाती है आंसर की। स्टैटिस्टिक्स के आंसर की कल देंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। कमेंट करिए, आपके मार्क्स कमेंट करिए सेक्शन में।